रवि, इस पूरे नोटिफिकेशन को भी आप पढ़ें तो इस नोटिफिकेशन में ये साफ तौर पर कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिमी के नेता रहे हैं, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के नेता रहे हैं, और पीएफआई का ये संबंध जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी से भी रहा है। और ये वो दो संगठन है जो प्रतिबंध पहले से ही है, जिनके ऊपर पहले से ही बैन लगा दिया गया है। यानी ऐसे प्रतिबंधित संगठन के लोग अब पीएफआई का हिस्सा बनते हुए देश के लिए किस तरीके से बड़ा खतरा बन रहे थे, ये नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक किया गया। ये मॉडल कश्मीर में भी हमने देखा है कि जब टेररिस्ट आउटफिट को बैन किया जाता था तो वो नाम बदलकर नया संगठन बनाकर एक्टिव हो जाते थे। कुछ ऐसा ही कोशिश, लेकिन ये नेशन वाइड नेटवर्क बनाने की कोशिश है। और देखिए, दिल्ली से गिरफ्तार फरीद अहमद का बयान सामने आया, मैं पीएफआई का सदस्य नहीं हूं। फरीद अहमद का बयान, पीएफआई से मेरा कोई लिंक नहीं है। फरीद अहमद का बयान, मुझ पर लगे आरोप झूठे हैं। फरीद अहमद का बयान सामने आया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से पूरी दिल्ली जानती है, मीडिया जानता है, लेकिन फिलहाल जो मुझे फरीद अहमद, हाँ, मुझे पीएफआई के शक में लिया गया है, बल्कि किसी और नहीं, किसी तरह के कोई लिंक नहीं, कभी कोई मीटिंग नहीं, कभी कोई वो नहीं। और मुझे जो लिया गया है ना, वो पीएफआई के किसी बंदे की सर्च थी, लेकिन वो नहीं मिला और मुझे मेरे घर से तो आप उठाया गया। पीएफआई से कोई लिंक नहीं? नहीं, पीएफआई से कभी कोई हमारी किसी तरह की मीटिंग नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन है और हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो अब जो है मसला यही है कि कोई भी रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कोई पार्टी खड़ी होगी तो वो अपना अंजाम जेल समझ ले। तो एसडीपीआई के मेंबर जो अब कह रहे हैं कि हमारा पीएफआई से कोई संपर्क नहीं है। इसके बाद भी देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि अभी तो बैन हुआ है और अगर ये गतिविधियां जारी रहती हैं पीएफआई की तो उस पर एक्शन होगा। उमेश पाठक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उमेश, ये बताइए कि जिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का हम नाम ले रहे हैं, जिसमें सोशल वर्क के नाम पर उनको बनाया गया या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के नाम पे बनाया गया, कुछ रिहैब हाउसेस भी बनाए गए, उत्तर प्रदेश में क्या पीएफआई सिर्फ पीएफआई के बैनर से चल रहा था या फिर पीएफआई के जो एफिलिएटेड ऐसे संस्थान हैं, कम से कम 7 या 8 के नाम हम लगातार बता भी रहे हैं दर्शकों को, वो एक्टिव थे? उनका काम करने का तरीका क्या था? वो कैसे एक कवर लेकर ये सब काम कर रहे थे? बेशक रवि, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अहमद बेग जो गिरफ्तार हुआ था बहराइच जिले से, वो बाकायदे डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से इलेक्शन भी लड़ चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला मोर्चा, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय इमाम परिषद, अखिल भारतीय कानूनी परिषद, हरिहर इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कानपुर स्टेशन और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कई संस्थाएं बना रखी हैं। और एटीएस से जो मेरी बात अभी सुबह हुई है, उनका कहना है कि कुछ और डमी इस तरीके से संस्थाएं इन्होंने बनाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी शुरुआत जो हुई थी 2006 में, इन्होंने सिमी जब बैन किया गया उसके बाद 2006 में इन्होंने इसको बनाया था। उसको बनाने के बाद जब नाम आया है CNRC के दौरान, और इसके बाद आपने जुमे की नमाज के दौरान जो कानपुर में दंगे देखे और जो आपने तस्वीरें इलाहाबाद की देखी थी, उसमें भी पीएफआई का नाम आया था। उमेश, लेकिन ये जो आप बातें बता रहे हैं, इसमें एक सवाल उठ रहा है। ये जो चीजें आपने बताई हैं, एक तो पीएफआई और उससे सीधे जुड़े संगठन, और एक पीएफआई से जुड़े लोग और उनके द्वारा बनाए हुए संगठन, तो क्या ये इंडिविजुअल जो संगठन थे वो भी दरअसल पीएफआई की फंडिंग या उसके मॉड्यूल पर काम कर रहे थे? क्योंकि आपने कुछ ऐसे संस्थानों का नाम लिया जो शायद किसी व्यक्ति के या किसी आदमी के इनिशिएटिव से तैयार किए गए हों और उसमें वो लोगों को जोड़ रहा हो और उसका फाइनल लिंक पीएफआई से जुड़ा हो। क्या ऐसा था? बेशक रवि, देखिए, सिमी के बैन होने के बाद पीएफआई भी ऐसे ही बना था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एटीएस के अधिकारी हैं जिनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कुछ और भी डमी इस तरह की संस्थाएं बनाई जा सकती हैं और बनाई गई होंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कानपुर में देखा था जुमे की नमाज के दौरान जिस तरह दंगे हुए थे, और इलाहाबाद में जिस तरह से दंगे हुए थे, वहाँ पर भी पीएफआई का नाम सामने आया था। और पीएफआई का नाम रवि, एक बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि कैसे इतने महीनों से जांच में उन तमाम बैंक अकाउंट्स को इसलिए खंगाला जा रहा था ताकि इनकी
फंडिंग और उसके सोर्स के बारे में पता लग पाए। और जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें यह कहा जा रहा है, हवाला का जिक्र भी इस नोटिफिकेशन में किया गया, यह भी बताया गया कि पीएफआई के पदाधिकारी बकायदा एक ऐसा कैडर तैयार करने की कोशिश कर रहे थे जिनका मकसद था अलग अलग सोर्सेज से फंड जुटाना, और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो मेल नहीं खाए, इसीलिए वो जांच एजेंसियों की रडार पर भी आए कि आखिर ये पैसा कहां से आता था, किस सोर्स से आता था, और क्या ये धन भारत के अंदर के साथ साथ बाहर से भी जुटाया जा रहा था, तो कैसे और कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं, ये पूरा नेक्सस था। धन की ही बात नहीं है, ये भी आरोप लग रहे हैं पीएफआई was working as a recruiting agency for terror outfits। ये अपने आप में ज्यादा खतरनाक बात है, इन पैसों का इस्तेमाल। ये फैक्ट इसलिए भी क्योंकि 40,000 रुपए की नौकरी के नाम पर उन तमाम प्रोफेशनल्स और पढ़े लिखे युवाओं को ट्रेनिंग के नाम पर अपने साथ जोड़ते हुए उन्हें रिक्रूट किया जा रहा था। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।